वर्ल्ड लीडर नरेंद्र, लेकिन भारत में साजिश का केंद्र। नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे मैं बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। इस वक्त हम जर्मनी में हैं। मैं इस वक्त गार्मिश में हूं, जो श्लॉस एल्मो, जहां पर G7 समिट इस वक्त चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर हैं। और लेकिन आज हम डिबेट दरअसल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि G7 में पूरी दुनिया में मोदी का डंका, लेकिन किस तरह से गुजरात दंगों के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश हुई 2 दशकों तक लगातार, उसकी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के हथौड़े की भी बात करेंगे। कांग्रेस की साजिश या कांग्रेस तीस्ता के पीछे थी क्या, जैसा कि बीजेपी ने आरोप लगाया, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो तस्वीर आज आपको दिखाते हैं जो ये जो एंटी इंडिया गैंग है, ये जो एंटी मोदी गैंग है, उनके दिल जलाने के लिए तस्वीर काफी है। ये आज की सबसे शानदार, सबसे ताकतवर तस्वीर आप इसको कह सकते हैं। जो बाइडन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए वहां वो चलते हुए उनकी तरफ आए हैं। ये देखिए आप, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, बहुत ध्यान से इन तस्वीरों को देखिए और समझिएगा। ये भारत की बढ़ती ताकत, भारत की बढ़ती साख, भारत के बढ़ते पद और भारत की बढ़ती अपरिहार्यता, इंडिस्पेंसिबिलिटी, ये वो तस्वीर है जो बताती है कि अब बिना भारत के कुछ भी संभव नहीं है। वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। जैसे जो बाइडन, ये देखिए जो बाइडन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ बढ़ते हुए आए, चलते हुए आए, खुद उनसे उनके कंधे पर आकर हाथ रखा कि हमसे भी मिल लीजिए। मतलब जैसे कहा जाता नहीं भाई हमसे भी मिल लो, वो उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन तस्वीरें देखिए आप कि जो बाइडन चलते हुए आए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखा, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीछे मुड़े, देखा अरे जो बाइडन अमेरिकी राष्ट्रपति, दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, सबसे शक्तिशाली मुल्क सोचिए, और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत। लेकिन जो बाइडन, अब ट्रंप अगर आते तो कुछ एजेंडाधारी कह देते ट्रंप है चलिए, लेकिन जो बाइडन भी मिलने आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, दूर से चलते हुए आए। ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि आज यही भारत की असल तस्वीर है, यही भारत के बढ़ते कद की तस्वीर है। और यही तस्वीर जो है कुछ लोगों को शायद पसंद ना आए, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत का डंका और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 में जिस तरह से उनको इनवाइट किया गया। लेकिन ये तस्वीरें आज शुरुआत में दिखाना बहुत जरूरी, क्योंकि पूरी दुनिया में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डंका और भारत का डंका बज रहा है, लेकिन घर में ही, विदेशों में जरूर डंका है, लेकिन घर में जिस तरह की साजिशें हो रही हैं, हम लोग आज लाइव यहां से इसी पर अब बात करेंगे कि किस तरह से अभी आरोप लगाया, बीजेपी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि तीस्ता सी तलवार के पीछे कांग्रेस पार्टी थी। यह बहुत बड़ा आरोप लगाया गया। यह आरोप लगाया गया कि तीस्ता सी तलवार की प्रेरक कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी नाम लेकर यह आरोप लगाया गया। आरोप आप सुनेंगे कि जो 20 साल झूठ को स्थापित करने के लिए सच की सुपारी किलिंग की गई, सालों साल गोधरा दंगों के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश को बदनाम किया गया, गुजरात को बदनाम किया गया। यह बताया गया कि यह दंगा जो है वो प्रायोजित था, प्री प्लान्ड दंगा था, जिस पर सुप्रीम हथौड़ा चल गया कि ऐसा कुछ नहीं था। उसमें बताया जा रहा है कि जो मैं बताने जा रहा हूं, जो बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया है कि यूपीए सरकार के दौरान तीस्ता सी तलवार के एनजीओ को 1.4 करोड़, लगभग 1.5 करोड़ रुपया फंड किया गया था भारत की बदनामी और एंटी मोदी के खिलाफ प्रचार के लिए। आरोप है हालांकि भारतीय जनता पार्टी का। क्या ये फैक्ट है, ये नहीं है, ये हम जानेंगे कि क्या कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार ने तीस्ता सी तलवार के एनजीओ, वो तीस्ता सी तलवार जो अभी जालसाजी और तमाम फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में उनको गिरफ्तार कर लिया गया एटीएस की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की जरूरत है, यह सुप्रीम कोर्ट की। और मेरे साथ जफर सरेशवाला, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव है। तारिक फतेह साहब भी मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। लेकिन पहले जफर सरेशवाला, कांग्रेस पार्टी से आलोक शर्मा भी मेरे साथ हैं, बीजेपी फौद हलीम साहब मेरे साथ लेफ्ट का पक्ष रखेंगे, शुभराष्ट्रा मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक बहुत बड़ा पैनल है। लेकिन पहले मैं आपसे शुरू कर रहा हूं, जफर सरेशवाला जी, ये जो आरोप है कि तीस्ता के पीछे कांग्रेस, कुछ ऐसी ताकतें थी, कुछ ऐसी शक्तियां थी जो फंडिंग कर रही थी, जो सपोर्ट दे रही थी, जो चाह रही थी एंटी मोदी, एंटी इंडिया, एंटी गुजरात ये चीजें हो। आपसे बेहतर कौन बता सकता मेरे ख्याल से, जफर सरेशवाला। देखिए, असल तो हम नरेंद्र मोदी साहब के खिलाफ लड़ाई हमने लड़ी थी। हम उनको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेके गए थे
उनका जो वीजा रिजेक्ट हुआ था मोदी साहब का, उस जमाने में वो मेरी पिटीशन थी, हैंड डिलीवर्ड, जो मैंने कोलिन पॉवेल साहब को दी थी। लेकिन ये सब करने के बाद एक होता है कि ठीक है भाई, और ये गुजरात के मुसलमानों की तरफ से, ये बात कहना बहुत जरूरी है इसलिए मैं कह रहा हूं, गुजरात के मुसलमानों की तरफ से, इससे कि उस जमाने में मैं इंग्लैंड था और मोदी साहब वाइब्रेंट गुजरात की समिट के लिए आ रहे थे, 2003 की बात है, अगस्त। तो गुजरात के मुसलमानों की तरफ से ये बात आई कि भाई देखो, अब तो मुसलमानों का कोई राब्ता होना चाहिए चीफ मिनिस्टर के साथ, गवर्नमेंट के साथ। तो जफर भाई, आप ही कोई रास्ता निकालिए। और मैं संक्षेप में यहां कह रहा हूं कि इसमें जो मदद की और जो ये मीटिंग हुई हमारी मोदी साहब के साथ, वो महेश भट्ट साहब का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और हालांकि वो भी लड़ाई लड़ रहे थे मोदी साहब के खिलाफ, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई देखो, हमारा मकसद, हमारा कोई एजेंडा नहीं है, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं कोई इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, और अल्टीमेटली इस मामले में हमको चीफ मिनिस्टर के साथ ही बैठना पड़ेगा। तो तब बैठो, उसके बजाय आज बैठ जाओ। तो फिर महेश भट्ट साहब जो मोदी के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मिलना चाहिए। मैं यहां कहना चाहता हूं कि जब हमने ये तय किया कि हम मिलेंगे, वहीं से हमारे खिलाफ एक जिसको कहते हैं ना, एक जबरदस्त हमारे खिलाफ शुरू हो गया कि मैं बिका हुआ हूं, मैं मीर जाफर हूं, मुझे खरीद लिया गया। यहां तक के महेश भट्ट को भी ये इल्जाम लगाए कि वो भी बिक गए। तो ये अजीब था यार, विक्टिम हम, मेरा घर जलाया गया, अमन, मेरी फैक्ट्री जली, मेरी ऑफिस जली, और ऐसे बहुत सारे मुसलमान, 1600 मुसलमानों की जानें गई, 2 लाख मुसलमान रिफ्यूजी कैंप में थे। तो मुसीबत हमारी, और तय ये करें कि हम किससे बात करें नहीं करें। हमको तभी डाउट हो गया कि ये मुसलमानों की कोई, इनको कुछ भी कोई लेना देना नहीं है, इनका कोई एजेंडा है। तो मैं ये बात तो तब से कह रहा हूं और अब भी वही कह रहा हूं कि ये मुसलमानों की कब्रों पर ताजमहल बनाना इनका मकसद था, और मुसलमानों की मुसीबत पर अपनी दुकान चलानी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन जफर सर इशवाला, अब तो कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नानावटी आयोग, फिर एसआईटी, फिर सुप्रीम कोर्ट, जफर भाई, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद अब हम ये कह सकते हैं गुजरात दंगा कोई साजिश नहीं थी। अब गुजरात दंगों की बात होगी तो फिर साबरमती ट्रेन, गोधरा साबरमती ट्रेन, 59 कार सेवक, 16 दिन का बच्चा, उन जिनको जिंदा जला, उनकी भी बात होगी फिर। और गुजरात दंगा साजिश थी ही नहीं। देखिए, मैं यहां 2 बात कहना चाहता हूं जो मुझे डाउट हुआ उस वक्त इन पर, कि ये एजेंडा ड्रिवन क्यों है। क्योंकि देखिए, ये जो दंगा हुआ यानी गुजरात में, जिसमें 1600 मुसलमान मारे गए और 1000 से ज्यादा ऑफिसेस, कारोबार अहमदाबाद शहर में जलाए गए, उसके रुए रवां कौन थे? पेश गोवर्धन जडाफिया, हरेन पंड्या, प्रवीण तोगड़िया, जयदीप पटेल, बाबू बजरंगी, ये असल थे। तो इन्होंने क्या किया कि वो जो असल थे उन पर तो न कोई की बात की, और नरेंद्र मोदी, जिसका कोई लेना देना नहीं था इससे, वो सिर्फ चीफ मिनिस्टर थे, उन पर सारी बंदूक लगाई। तो ये करके इन्होंने क्या किया कि जो असल थे उनको छोड़ दिया। एक और बात मुझे यहां कहनी है अमन, कि ये जो एसआईटी बनी थी, टोटल 8 केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी, 8 केस, उसमें ये नरेंद्र मोदी साहब का 8वां था। ये एसआईटी अपॉइंट की थी सुप्रीम कोर्ट ने, ये मॉनिटर्ड थी, यानी डे टू डे मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करती थी। उसमें अमाइकस क्यूरी भी थे, सुब्रमण्यम साहब, जो मोदी साहब के बिल्कुल खिलाफ थे। अब आप बताइए कि, और हुकूमत किसकी थी तब? कांग्रेस पार्टी की। तो 7 केसेस में ये वही एसआईटी ने लोगों को सजा दिलाई, जिसमें 140 लोगों को उम्र कैद की सजा हुई और 400 लोगों को कुछ ना कुछ सजाएं हुई। तो वो जो 7 केस में जिसमें सजा हुई, वही एसआईटी, वही सब कुछ, तो वो ठीक था। लेकिन उसी एसआईटी ने नरेंद्र मोदी साहब के बारे में यूं कहा कि भाई इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, और उनको क्लीन चिट दे दी। तो नरेंद्र मोदी साहब को जिस एसआईटी ने क्लीन चिट दी वो नहीं माननी। तो यार ये कैसा है, ये दोहरापन कैसा? वो तो फिर अगर ये गलत है तो वो 7 जिनको सजा मिली वो भी गलत होनी चाहिए थी। तो तभी लगा। और मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि जब 2011 में क्लीन चिट मिल गई मोदी साहब को, तो उस वक्त वहां के जो प्रोमिनेंट मुसलमान थे, उन्होंने इनके हाथ पैर जोड़कर कहा कि भाई देखो, अब हमको जीने दो, हमको जिंदगी गुजारनी है,
हमें तालीम हासिल करनी है, हमें अपने कारोबार करने हैं, हम अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजार रहे हैं। खुदा के वास्ते आपको अगर लड़ाई लड़नी है आप लड़िए, हमारे कंधे पर बंदूक मत चलाइए। यह बात 2011 में गुजरात के मुसलमानों ने इनको कहा था। नहीं तो फिर मेरा एक आखिरी सवाल, फिर मैं तारिक फतेह साहब आपके पास आऊंगा। आलोक शर्मा भी कांग्रेस पार्टी से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आलोक भाई आऊंगा। लेकिन जफर सरेशवाला, कहीं मैं तो बार बार वो सवाल पूछ रहा हूं, 2011 में क्लीन चिट, नानावटी आयोग ने क्लीन चिट, एसआईटी ने क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट में क्लीन चिट, ये 20 साल तक ये क्या अपीजमेंट के लिए, तुष्टीकरण के लिए हो रहा था, या मोदी को टारगेट करने के लिए हो रहा था, या एंटी इंडिया कुछ था? क्योंकि कहीं से फंडिंग तो हो रही थी। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी ने 1.5 करोड़ की 1.4 करोड़ के आसपास की फंडिंग करी, जिसका पैसे का इस्तेमाल इन सारी चीजों में हुआ। हाँ बिल्कुल, देखिए हमको तो डाउट तभी हुआ ना भाई, वो आती थी फर्स्ट क्लास में उस जमाने की, ये मैं बात कर रहा हूं 2002 और 3 की, जब इंग्लैंड आती थी, अमेरिका जाती थी, कनाडा जाती थी। भाई हमको तो यानी मुश्किल से आना हुआ, बिजनेस इकोनॉमी में तो मुसीबत हो जाती थी। अच्छा, हमने जो लड़ाई लड़ी मोदी साहब के खिलाफ अपने पैसों से लड़ते थे, हमने कोई चंदा नहीं किया था। ये फर्स्ट क्लास में आती थी, 7 स्टार होटल में रहती थी, तो हमको तो तभी हुआ कि यार ये आता कहां से। और जिनके लिए किया उनका बेचारों का हाल देखो। मिसाल के तौर पर जिस पर इन्होंने बहुत अपनी इमारत बनाई थी, वो एक जाहिरा शेख करके एक यंग लड़की थी, बेस्ट बेकरी, अगर याद हो अमन आपको, बेस्ट बेकरी का एक किस्सा हुआ था बड़ौदा में। यस यस। वो बेचारी, उसका कोई पता नहीं कहां है वो। ये गुलबर्गा सोसाइटी जहां पर एहसान जाफरी साहब रहते थे, वहां पर 50 मुसलमानों के मकान थे, इन्होंने बेचने नहीं दिया उनको। यानी तुम अपने महलों में रहो और मुसलमान वो जमीन के अंदर में उतरा हुआ रहे, ये इनकी पूरी एक पॉलिसी थी। और पैसे कहां से आते थे, इसलिए कि ये तो बिल्कुल जांच का विषय है कि भाई आप फर्स्ट क्लास में सफर कर रहे हो, 7 स्टार में रह रहे हो और इस तरह से आ रहे हो। यानी इंग्लैंड, अमेरिका और कनाडा तो ये ऐसे जाते थे कि मैं बांद्रा से भेंडी बाजार नहीं जाता। तो ये तो बिल्कुल डाउट तभी था लोगों को, और तब लोगों को एक बात पता चल गई थी कि मुसलमानों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये एजेंडा इनका अपना है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। एक आखिरी सवाल, मतलब मोदी का नाम जबरदस्ती, जब उनका कुछ लेना देना नहीं था, नरेंद्र मोदी का उनका कुछ लेना देना नहीं था, जानबूझकर उनका नाम घसीटा गया अपीजमेंट के चक्कर में और गुजरात की बदनामी के चक्कर में, यही है ना लब्बलू बात? फिर मैं आ रहा हूं, आलोक जी आपके पास आऊंगा, फिर तारिक फतेह जी आपके पास आऊंगा, जल्दी से। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक बात कहूं कि किसी भी मुसलमान ने गुजरात में नरेंद्र मोदी को इसका जिम्मेदार कभी नहीं ठहराया। बहुत तो जो लोग कहते भी थे वो ये कहते थे सिर्फ इतना कि भाई ये चीफ मिनिस्टर, बस इससे ज्यादा किसी मुसलमान ने नहीं कहा। भाई ऐसे मैं अगर किसी कंपनी का सीईओ हूं और मैं बंबई में बैठा हूं, और अगर कलकत्ते में, मॉरली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि जफर सरेशवाला ने करवाया। तो नरेंद्र मोदी की यहां 2 बातें इंपॉर्टेंट, इसलिए कि यह हादसा हुआ 27 फरवरी को, और नरेंद्र मोदी साहब पहली मर्तबा गुजरात असेंबली में दाखिल हुए 25 फरवरी को। और मैं अब आपको एक और बात कहना चाहता हूं, जो बात खत्म करनी है। मैंने खुद मोदी साहब को पूछा तो उन्होंने यूं कहा कि यार चलो ये समझो कि मैं मुसलमानों का दुश्मन हूं, जो कि हूं नहीं, तो क्या मैं बेवकूफ भी हूं कि मैं जिंदगी में पहली पोजीशन ले रहा हूं? तो क्या मैं बेवकूफ हूं कि इतना बड़ा कांड 2 दिन पहले ही करूं? तो ये बात तो कोई मुसलमान कभी भी नहीं कहता था कि मोदी साहब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये बात कभी नहीं कही। ये हमारी तरफ से नहीं थी, ये इनका किया हुआ था, और इनके अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने किया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई आपका, जफर सरेशवाला, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तारिक फतेह आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले आलोक जी, आलोक शर्मा, एक कमेंट आपका, क्योंकि आरोप कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी ने लगाया कि तीस्ता सीतलवाड़ के पीछे कांग्रेस थी। क्या कनेक्शन है तीस्ता सीतलवाड़ और कांग्रेस पार्टी? क्या कांग्रेस पार्टी थी तीस्ता सीतलवाड़ के पीछे ये जितनी चीजें हो रही थी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने जिक्र किया तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर? आलोक जी। देखिए, मुझे लगता है, मैं बीजेपी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया। वो तो ठहरा सकते हैं। आज आपकी 20 साल से गुजरात में सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट की ने कोई बात कही, उसके बाद आपको पता चला? अभी तक आप पकौड़े तल रहे थे। 20 साल से गुजरात में आपकी सरकार थी, 10 साल आपकी 2002 के बाद बीजेपी की केंद्र में सरकार हो गई है, अभी तक आपको नहीं पता चला था किसका हाथ था किसका नहीं हुआ था? वैसे तो पता नहीं गुजरात में दंगे भी हुए थे कि नहीं हुए थे।
हम पूछना चाहते हैं, अभी जैसे जफर शरेशवाला जी ने बताया कि इतने लोग वहां पर 140 लोगों को उम्र कैद हुई और 400 से ज्यादा लोग जिस तरह से तमाम केसेस में पूरी तरह से लिप्त पाए गए, बीजेपी के मैक्सिमम लोग थे, आरएसएस से संबंधित संस्थाओं के मैक्सिमम लोग थे, क्या ये ऐसा नहीं था? फिर दूसरी बात आती है कि सब सबूत नहीं मिले इसलिए उनको कर दिया गया। हम उच्चतम न्यायालय का कोई भी निर्णय है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस देश के अंदर रेप का कन्विक्शन रेट 25% से कम हो और दंगों में कन्विक्शन रेट 2% से कम हो, उसमें हम उम्मीद करें कि देश के प्रधानमंत्री या किसी राज्य के मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ तमाम चीजें सबूत मिल गए होंगे और तमाम चीजें हो गई होंगी, तो मुझे लगता है बेईमानी होगी चीज। दूसरी चीज अब आती है, क्या ये भी सच नहीं है कि मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? वो क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या सरकार की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या पॉलिटिकल बॉसेस की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या सीएम और कैबिनेट की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या सुप्रीम कोर्ट की वो टिप्पणी याद है जफर शरेशवाला साहब को, जिसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मॉडर्न डे नीरो हैं ये, कि जब बच्चे और महिलाएं जल रही हैं तो वो दूसरे लोगों को बचाने पे लगे हुए हैं। क्या ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी नहीं थी? पहली चीज। दूसरी चीज, तमाम बीजेपी के लोगों ने उनका इस्तीफा मांगा कि आप जिम्मेदार हैं, और आज की जो कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी है उनके वक्तव्य तो शायद याद ही होंगे जफर शरेशवाला भाई को। 100 से ज्यादा कन्विक्शंस उसी समय पर हुई, वो भी ऐसे ही हो गई होंगी। कोडनानी एक एमएलए थी बीजेपी की, मंत्री भी रही शायद वो कितने दिन जेल में रही लोगों को पता है? आपकी कैबिनेट की मंत्री कितने सालों तक जेल में रही और आपका कोई रोल नहीं था, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं थी। खैर, हो सकता है सबूत नहीं मिले हैं, सबूत नहीं मिलते हैं तो इस तरह की चीजें हो जाती हैं। मैं एक छोटा सा वीडियो देख रहा था जिसमें एक व्यक्ति सीधे सीधे कह रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने हमें बचाया, पुलिस ने बचाया, हम दूसरी तरफ होते थे, पुलिस दूसरी तरफ फायर मारती थी, तमाम सबूत थे। लेकिन ये केस किसका था? सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की गई होगी। एक मिनट सर, आलोक जी, ये चीजें तो सुप्रीम कोर्ट में भी पेश की गई होंगी। पेश किसको करनी थी? एसआईटी, मुझे नहीं पता पेश की गई कि नहीं की गई, क्योंकि सरकार को, एक मिनट सर सुनिए ना सर, किसी के भी आप सुन लीजिए ना सर जरा एक बार। चलिए सुनाइए आप। ये ऑडियो है, अरे सर ये ऑडियो है, साफ साफ कह रहे हैं, मैं वकील नहीं हूं ना मैं जज हूं, लेकिन अगर सबूत नहीं मिले किसी के खिलाफ और आप कहें कि साहब वो तो बरी हो गए और उसके तो एजेंडा चल रहा था, तो भाई आप 20 साल से पकड़े चल रहे थे, एजेंडा चल रहा था कांग्रेस के खिलाफ, आपने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए एफआईआर क्यों नहीं किया? मैं कैसे उसकी गारंटी दूसरी चीज, ऐसे वीडियो व्हाट्सएप पर चलते हैं, व्हाट्सएप वीडियो पर आप नहीं डिबेट में बात करेंगे ना आलोक भाई, आप तो जिम्मेदार आदमी है। अरे भाई दंगे, अरे सुनिए एग्जैक्टली ना भाई, दंगे भी हुए थे कि नहीं पता नहीं, हुए थे क्या दंगे? 2002 में दंगे हुए थे गुजरात। दंगे तो हुए हैं, लेकिन साबरमती ट्रेन भी जलाई गई थी। साबरमती ट्रेन जली थी क्या? 59 लोग जलाए गए थे क्या? कार सेवकों को जलाया गया था? वो जले ही नहीं थे फिर शायद। साबरमती ट्रेन ही नहीं जली होगी। 59 कार सेवक जले ही नहीं, आपको नहीं पता? साबरमती ट्रेन जली थी। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, आप बीच में बोलते रहेंगे, आप चुप रहूंगा। उसकी बात ना करूं, सीधा कह रहा हूँ मैं, सीधा उसकी बात ना करूं। जफर शरेशवाला के बीच में एक बार नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एजेंडा के तहत आपके पास बैठे हुए। मैं सीधा आपके बीच में भी मैंने 2.5 मिनट कुछ नहीं बोला आलोक जी, मगर मैं सवाल ले सकता हूँ आपसे। 2.5 मिनट कुछ नहीं बोला मैं, आप कंप्लीट करिए फिर मैं पूछूंगा। आप बोलिए, आप 1 मिनट बोलिए, आप कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए। का पक्ष रखने के लिए बैठे हैं, एक आदमी कांग्रेस का है, उसको बोल तो लेने दीजिए भाई। 5 लोग बैठे हैं ना सर। साजिश कांग्रेस की है, साजिश कांग्रेस की है। कांग्रेस ने 1.4 करोड़ देने का आरोप है, तो बोल तो लेने दो। तो फिर आप बोलिए, अपनी बात रखिए। आप 1.4 बोलिए 1.4 करोड़ रुपए अगर दिए हैं तो आज तक उसके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की इन लोगों ने? सीधा सवाल है मेरा। अगर एजेंडा चल रहा था, कांग्रेस चला रही थी, तो मोदी सरकार वहां पर बैठकर पकौड़े तल रही थी, या जफर शरेशवाला या बीजेपी जो कह रही है वही सब कुछ सच है? जो तमाम बजरंग, जो पुलिस वाले अंदर बंद हुए और सब 2014 के बाद वो वीडी बंजारा फंजारा सब रिलीज हो गए 2014 के बाद, क्या वो सच नहीं है? क्या उनके पास तो मोदी जी के खिलाफ सबूत थे कि 2014 के बाद सब फ्री होते चले गए, जेल से सब छूटते चले गए, और कहां चले गए पता नहीं? मैंने आपको नहीं टोका। उत्तर में एक सवाल पूछता हूं मैं। आलोक जी देखिए, नहीं, आप लगातार टोक रहे हैं, कब से टोक रहे हैं? अब ना आपको पता है ना मुझे पता है, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट,
चलिए आप कंप्लीट कर लीजिए। आप नहीं करने देंगे ना, प्रॉब्लम ये है। हम आज भी एहसान जाफरी, बोलिए। जाकिया जाफरी के साथ खड़े। कांग्रेस पार्टी आज भी उनके साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी आज भी उन दंगों का विरोध करती है। अगर एक व्यक्ति को कहा गया कि सबूत नहीं है, आपको क्लीन चिट दी जाती है, क्या दिया जाता है, वो जजमेंट पूरा जब बाहर आएगा तब उसको हम स्टडी करेंगे। लेकिन क्या एक मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या उस कैबिनेट की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या उस कैबिनेट के मंत्री जो थे वो लोग जेलों में नहीं गए? क्या बीजेपी के पदाधिकारी जेलों में नहीं गए? क्या सुप्रीम कोर्ट ने मॉडर्न डे का नीरो नहीं कहा मोदी जी को? और अंत में कहना चाहूंगा, ये अटल जी आज चले गए हैं। अटल जी भी कांग्रेस का एजेंडा चला रहे थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कांग्रेस का एजेंडा चला रहे थे और हो सकता है कुछ पैसे भी लिए हों। क्या सरकार चल रही है, आप लोग समझ नहीं रहे। राजधर्म का पाठ अटल जी ने हमें नहीं पढ़ाया, मोदी जी को पढ़ाया। जी मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। आप बोल रहे हैं बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार। अब ऐसे बतौर सिख नरसंहार फिर राजीव गांधी जिम्मेदार। जब उनका तो बयान भी था, जब बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है। तो बतौर प्रधानमंत्री फिर उनकी जिम्मेदारी सिख नरसंहार के लिए क्या राजीव गांधी जिम्मेदार? आप बोलेंगे मेरे साथ? आप बोलिए सिख नरसंहार के लिए राजीव गांधी जिम्मेदार? उनका क्या नरेंद्र मोदी का तो ऐसा स्टेटमेंट भी नहीं था? स्वाभाविक है भाई। अगर लगता है उन्होंने तो अपने मुंह से कह दिया कि बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती हिलती है। उन्होंने तो जस्टिफाई किया था। उन्होंने तो जस्टिफाई किया था। क्या नरेंद्र मोदी ने जस्टिफाई किया? अरे भाई आप छोड़िए ना, किसने क्या कहा था क्या नहीं कहा। लोग भाई क्या मैं कह रहा हूं 14 साल की सरकार, क्या नरेंद्र मोदी ने जस्टिफाई किया? मुझे एक स्टेटमेंट बता दीजिए आलोक जी, अगर मुझे नहीं पता। एक स्टेटमेंट वो बोल रहे हैं कि बड़ा पेड़ हिलता है तो धरती जो है, पेड़ हिलता है तो धरती जो है, पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। करेंगे। चलिए ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं सर, आप बोल रहे हैं, मुझे तो बताया गया था आप लगातार बोलते रहे हैं। जर्मनी के स्टेटमेंट पर डिबेट करने जा रहे हैं। एजेंडा तो 20 साल चला है। अगर पता होता कि एजेंडा तो 20 साल चला, एजेंडा तो 20 साल चला, शायद मैं ज्वाइन नहीं करता। हाँ तो 20 साल से पकौड़े कर रहे थे। अब तो सच सामने आया है। मीडिया के लोग भी और अब तो सच का मौत का सौदागर तो आप ही लोगों ने कहा था। सामने नहीं आया था। मौत के सौदागर तो आप ही लोगों ने कहा था। उससे पहले मौत का सौदागर तो आप ही लोगों ने कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया ना मौत के सौदागर का सच। अरे भाई बिल्कुल कहा था, मौत के सौदागर कोर्ट ने बता दिया मौत के सौदागर का सच। जज लोया में क्या हुआ, हरेन पांड्या का क्या हुआ? अब सच का सौदा किया गया सर। साबरमती के सच का सौदा किया गया। आप बता दीजिए मुझे। साबरमती के सच का सौदा किया गया। मैं कह रहा हूँ, चलिए मैं एक मिनट, तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से। की मौत कैसे हो गई? तुहिन सिन्हा भारतीय जनता पार्टी से। तुहिन सिन्हा, कांग्रेस इसके पीछे कोई सबूत है आप लोगों के पास? तुहिन सिन्हा कि कांग्रेस करा रही थी तीस्ता सी तलवार के जरिए से सब कुछ, कांग्रेस ने फंडिंग करी, सोनिया गांधी प्रेरक हैं तीस्ता सी तलवार की, इतने बड़े बड़े आरोप लगा दिए आप लोगों ने। अमन जी 2006 से 2008 के बीच इस देश में सबसे ज्यादा आतंकवादी हादसे और घटनाएं हुई थी, और उस वक्त राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सैफरन टेरर और हिंदू उग्रवाद का नैरेटिव बुनने में लिप्त थी। तो ये दर्शाता है कि कांग्रेस की मंशा, और हमेशा से कांग्रेस ये प्रमाणित करना चाहती थी या दिखाना चाहती थी कि नरेंद्र मोदी जो है उस काल्पनिक हिंदू उग्रवाद का प्रतीक है, जो कि जिसकी बात वो जाकर अगर विकीलीक्स की माने तो अमेरिकन एम्बेसी में वो अफवाहें फैला रहे थे। तो इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है? 2002 में इस देश में दुर्भाग्यवश एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योरशिप जिसको आप कहते हैं, या एक जो तीस्ता सेतलवाद जैसे कई अन्य लोग जो हैं जो कॉन्फ्लिक्ट एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका निर्माण हुआ। और आज 20 साल बाद तमाम कोर्ट्स में इनको धक्के लगे, लेकिन आज फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने इनका जो है इनके कारोबार पर एक ये लगा दिया, ताला लगा दिया। लेकिन कांग्रेस की शय के पगार जी, ये मत बताइए ना मेरे को, मुझे ये मत बताइए, मुझे बताइए ये जो आलोक जी पूछ रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का लिंक एस्टेब्लिश करिए ना, कि कांग्रेस पार्टी ने ये लगभग 1.5 करोड़ की फंडिंग करी, उस पैसे से एंटी मोदी ये सब कुछ चला। 20 साल कांग्रेस करा रही थी, तीस्ता सी तलवार की प्रेरक है कांग्रेस, ये मत मुझे समझा दीजिए ना आप। तीस्ता सेतलवार जैसे झूठे व्यक्ति को पद्मश्री के लायक किसने माना? कांग्रेस सरकार ने माना। ये तो आलोक जी बताएंगे ना किस आधार पर उनको पद्मश्री मिला? केवल इसलिए क्योंकि वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ रोज झूठे आरोप इकट्ठे करती थी, रोज वो लोगों को भड़काती थी, यही कारण था? ये तो आलोक जी बताएंगे। कहां से उनके पास इतनी संपत्ति आई जो फंडिंग का आरोप लगा रहे हैं? आप जुहू में आके उनके बंगलों को देखिए, अमिताभ बच्चन से बड़ा बंगलो जो है उनका है। तो इन लोगों को कहां से फंडिंग आ रही थी ये तो आलोक जी बेहतर बताएंगे। क्यों उनको पद्मश्री के काबिल माना जाता था?
हम पद्मश्री देते हैं 125 वर्ष के लोगों को जो 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 पूरी जिंदगी जो है वो योग में बिताते हैं, और ये ऐसे लोगों को देते थे जो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ सबूत इकट्ठे करते थे। तो इससे बड़ा जो है सबूत और क्या हो सकता है कांग्रेस की इन्वॉल्वमेंट? मैं उत्तर दूं अमन जी? सिर्फ पद्मश्री नहीं, 2002 में राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और 2007 में पद्म सम्मान। तीसरा जी शायद एनएसी की भी मेंबर थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, आलोक भाई, और राष्ट्रीय जो सलाहकार परिषद एनएसी की मेंबर भी थी। अमन जी, इसको जो है राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 2002 में जी जी एक मिनट आलोक जी जवाब दे दें आप। सबसे पहली चीज तुहिन जी, आलोक जी जवाब दे दें आप, एक मिनट, फिर मैं तारिक फतेह आ रहा हूं। हाँ आलोक जी बोलिए। आलोक जी एक मिनट आपका बीच में नहीं टोकूंगा, लेकिन एक मिनट बाद सर मेरे को टोकना पड़ेगा। स्टार्ट। उसकी एक कमेटी होती है, उस कमेटी ने उसको चुना और हमारी सरकार ने उसको रिकमेंड किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी भी एफआईआर में, किसी भी रिपोर्ट में सरकार ने मेंशन किया कि कांग्रेस ने 1.4 करोड़ रुपए दिया? अगर किया हो तो उसका कागज मुझे जरूर दिखाइएगा, उसका प्रूफ। पहली चीज। दूसरी चीज, उन्होंने, मैं व्यक्तिगत चीजों पर नहीं जाता हूं, लेकिन बीजेपी की हमेशा आदत है, जुहू के किसी बंगले की बात कर रहे हैं, उनके दादाजी का दिया हुआ बंगला है वो, उनके पिताजी ने उनको गिफ्ट किया था, कांग्रेस ने नहीं किया। तीसरी चीज, अरे भाई तीसरी चीज सुनिए ना, आप अलूल जुलूल बोल के मत जाइए टीवी पे, सच बोलिए, टीवी पे झूठ मत बोलिए। वैसे तो मोदी जी विदेशों में जाके भी झूठ बोलते हैं, लेकिन यहाँ टीवी पे झूठ मत बोलिए। अरे भाई मेरे दादाजी का क्यों देंगे? आपके दादाजी ने दिया होगा यार, कुछ भी बोल देते हैं। जिसका है उसके दादाजी ने दिया है। अरे भाई जिसका है उसके दादाजी ने दिया। फैक्ट्स को चेक करके थोड़ा पढ़ लिख कर बैठा करें आप लोग। दूसरी चीज, अरे भाई आपकी सरकार थी, उसकी रजिस्ट्री के पेपर निकलवा देते। तीसरी चीज, कांग्रेस के रजिस्ट्री के पैसे दिए। तीसरी चीज फालतू के जुलूल जो है ना, एक बिल्कुल देखिए, मुझे लगता है फैक्ट्स पर बात होनी चाहिए। आज भी आपकी सरकार है, तब भी आपकी सरकार थी, 2002 से 4 में भी आपकी सरकार थी, और उसके बाद 10 साल फिर आपकी सरकार रही है। मुझे लगता है कोई फैक्ट्स है तो कोर्ट के सामने आने चाहिए। लेकिन मैं सीधा पूछता हूं, क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नहीं थी? क्या सुप्रीम कोर्ट ने मॉडर्न डे का नीरो नहीं कहा था? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने राजधर्म का पाठ नहीं पढ़ाया था? भाई कुछ तो शर्म करो आप लोग। मैं तो फिर पूछ रहा हूं कि 2002 में दंगे हुए थे? नहीं, अब क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? अब क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? झूठे खुलासे करने वालों पर कार्रवाई की जरूरत है, गलत गवाही दी गई, डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज किया गया, कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग में शामिल सभी लोगों को कटघरे में खड़ा होना चाहिए। ये तो कह रहा हूं अमन जी, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कांग्रेस ने पैसे दिए? जी, हाँ या ना? कांग्रेस नहीं तो मौत का सौदागर कहा? हाँ या ना? कांग्रेस नहीं तो मौत का सौदागर कहा? मैं कह रहा हूं हाँ या ना? तो मौत का सौदा कहाँ हुआ? ये तो गुजरात दंगा साजिश थी नहीं। मुझे पता है, गुजरात दंगा साजिश थी ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट, आप इधर उधर भाग रहे हैं। गुजरात दंगा साजिश थी ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट। देखिए मुझे लगता है दंगे, भाई आप गुजरात दंगा साजिश थी ही नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने बंजारा को 2014 तक जमानत नहीं मिली। नहीं, पूरा देश अब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है। कांग्रेस का नाम लिया क्या? सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं है आप। तारिक फतेह पर XYZ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी। आप बोलिए क्लीन चिट मैं देता हूं मोदी को, आप बोलिए ना फिर। क्या सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी? मैं तो कह रहा हूं दंगों में हिंदुस्तान की कोर्ट में 2% से कम कन्विक्शन है। दंगे होते ही नहीं क्या? रेप में 25% से कम है हिंदुस्तान में, रेप होते ही नहीं। तारिक फतेह साहब, तारिक फतेह एक कमेंट तारिक फतेह का। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के खिलाफ आरटीआई का जवाब तो आता नहीं। हिंदुस्तान के खिलाफ जवाब आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आज हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में ये प्रचार किया गया कि तो सर आलोक जी सारा ज्ञान आप ही दे दीजिए फिर। आप क्यों उनके बीच में बोल रहे हैं? वो आपके बीच में बोले हैं। ये मेरा प्रेरोगेटिव है ना, मैं किसको बिठाऊंगा किसको नहीं बिठाऊंगा। आप लोग एजेंडा चलाते हैं इसलिए आप थोड़ी ना बताएंगे मेरे को कौन है तारिक फतेह, क्या है ये एजेंडा? 20 साल आप लोगों ने चलाया एजेंडा चलाइए। ये क्या बात होती है? लेकिन उससे पहले तारिक फतेह नहीं, आप नहीं बताएंगे ना। एजेंडा आप लोगों ने चलाया, मौत का सौदागर आप लोगों ने बताया। चलिए तारिक फतेह क्यों डर लग रहा है? वो पोल खोलेंगे, डर लग रहा है। मुसलमानों के नाम पर दुकान जिन्होंने खोली उनकी पोल खोलेंगे वो, इसलिए डर लग रहा है। वो पाकिस्तानी होकर भी हिंदुस्तान की बात करते हैं। वो पाकिस्तानी कहां से? हिंदुस्तानी। तारिक सुप्रीम कोर्ट ने आपकी खोल दी, आप धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं क्या? नहीं, क्या पोल खुलेगी? आप मुझे धमका रहे हैं क्या? क्या धमका रहे हैं बताइए ना, किसकी पोल खुलेगी? कौन सी पोल खुलेगी? जब बताएंगे धमका तो बताने पर आपकी पोल खुलेगी, बताइए ना क्या कौन सी पोल खोल दी? क्या पोल खोल दी बताइए जरा आप मुझे। पोल खोल दी सुप्रीम कोर्ट ने, कांग्रेस का नाम लिया सुप्रीम कोर्ट ने, बदतमीज आदमी। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस का नाम लिया है।
पता नहीं कहां से बदतमीज एंकर आ गए, कुछ भी बोलते रहते हैं। आप तमीज में बात करिए आलोक शर्मा, कांग्रेस का नाम नहीं लिया, तमीज में बात करिए आप। मैं तमीज भी से कर आपसे रहा हूं। सम्मान से आप बात कर रहा हूं। कांग्रेस, आराम से बात करिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कांग्रेस का नाम लिया है तो आप पोल खोलने की बात करेंगे। का ऑर्डर है उसको पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको पढ़ लीजिए आलोक जी, छोड़िए सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट भगवान है, बात खत्म। बैठे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ लीजिए, बस बात खत्म। बहरहाल तारिक फतेह साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। आलोक जी मेरे से मत लड़िए, सुप्रीम कोर्ट से जाके लड़िए, सुप्रीम कोर्ट से लड़िए जाकर, मेरे से मत लड़िए आप। मैं क्यों लड़ूंगा भाई? तारिक फतेह साहब मेरा सवाल ये है के लिए गलत बोलेंगे कि इंडिया में माइनॉरिटी राइट्स को लेकर सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए मैंने बोला है आरोप है बीजेपी का। आलोक जी पूरा सुना करिए, पूर्वाग्रह से मत आया करिए। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने पोल खोल दी, आपको सफाई देने के लिए मंच दिया है। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट ने पोल खोल दी, आपकी पोल खोलने का डर है आपको। सुप्रीम कोर्ट ने पोल खोल दी। हाँ खोल दी, ये बोला है शब्द। हाँ खोल दी, सुप्रीम कोर्ट ने पोल खोल दी एजेंडाधारियों की। कांग्रेस का नाम लिया, बताइए कह रहा हूं कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट ने पोल खोल दी एजेंडाधारियों की। अब बोल रहा हूं मैं, बताइए। चलिए तारिक फतेह साहब सुप्रीम कोर्ट से लड़िए सर, मेरे से मत लड़िए। तारिक फतेह साहब तारिक फतेह साहब मेरा सवाल, तारिक फतेह साहब मेरा सवाल ये है, तारिक फतेह साहब मेरा सवाल, तारिक फतेह साहब हाँ सुप्रीम कोर्ट से लड़िए सर, आप मेरे से मत लड़िए। तारिक फतेह साहब मेरा सवाल ये है, इंडिया में माइनॉरिटीज खतरे में हैं। सबसे बड़ी दुकान तो 2002 दंगों के नाम पर ही चलाई गई, एंटी मोदी के जरिए एंटी इंडिया कर दिया गया कि भारत में मुसलमान सुरक्षित नहीं है, भारत में माइनॉरिटी राइट्स का इशू है, ह्यूमन राइट्स का इशू है। वो सब पूरी बुनियाद 2002, आपको लगता है वो बुनियाद ही अब खत्म हो गई है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद? क्या नहीं, देखिए ये चलता रहेगा जब तक पाकिस्तान जिंदा है और पाकिस्तान की ISI और पाकिस्तान और की जो जनरल पॉलिसी है कि जब तक हिंदुस्तान तबाह नहीं होता उस वक्त तक उसका मकसद ख़त्म नहीं हो जाता। पार्टीशन का ही मकसद ये था कि मुगलई सल्तनत को इधर पार्क करके रखें और मौका आने पे फिर दिल्ली पे हम कब्जा करेंगे। ये जहनों में बैठा हुआ है। और ये जो NGO हैं आपके सर, उस बात को तो छोड़िए, हिंदुस्तान में देयर आर इनफ मुस्लिम्स जो बात समझते हैं और उनको पता है कि उनकी वैल्यू क्या, कि दुनिया में एक ही मुल्क है जहाँ मुसलमान वोट डालता है। और बात कर रहे हैं अरे जहाँ फिर कतर जाके सेटल हो जाएं, अफगानिस्तान चले जाएं, जिनको लगता है कि मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, बांग्लादेश या पाकिस्तान चले जाएं। सिर्फ हिंदुस्तान में मुसलमान वोट दे सकता, कहीं और इजहार राय नहीं कर सकता। उसके बावजूद आप मौलवी हजरात जो हैं जिन्होंने दुकान खोली हुई है इस्लाम की इंडिया में, वो उनकी जान को आ जाते हैं। और जब तक आपको वेस्टर्न बेस्ड NGO चलते रहेंगे, उनका काम एक है। जितना भी NGO आप देख लीजिएगा उसकी फंडिंग बाहर से है, अमेरिकन इंस्टीट्यूशन से है, जहां एकेडमिक्स इन्वॉल्व हैं। वरना ये तीसरा विस्ता सब सियासी पार्टियां क्यों नहीं ज्वाइन करते? ये जितने NGO वाले हैं, ये अपर मिडिल क्लास के लोग जो किटी पार्टियों में जाते हैं, ये सियासी जमातों में क्यों नहीं मेंबर बनते? तो 5000 तो है ना इंडिया में सियासी जमातें, इनका किसी से नहीं मिलता कुछ। आप जिस मुल्क में देखेंगे NGO काम कर रहा है, आपको पता चलेगा कि एजेंडा वही वेस्टर्न एजेंडा जो चलना चाहिए, ताकि वो मुल्क जो आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं, जो आज जर्मनी के अंदर G7 के अंदर हिंदुस्तान बैठा हुआ है, तकलीफ किसको है? अब देखिए ना, आपने कतर से लड़वाया, कुवैत से लड़वाया, सबको कराने के बाद मोदी जी बैठे हैं ना G7 में, उनकी मेंबरशिप नहीं है, लेकिन उनके बगैर कुछ हो नहीं सकता। G20 के अंदर उनकी बात चलेगी। एक जमहूरियत है, दुनिया की सबसे थर्ड बिगेस्ट आर्मी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। ये वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसके नाम पे एक ओशन का नाम है। ये इंडिया सिर्फ इंडिया नहीं है, ये इंडो चाइना है, इंडोनेशिया है, इंडियाना है, हर जगह हिंद है, साउथ अमेरिका से लेके कहां तक। अपने घर में रह के खुशकिस्मती है जिन लोगों को कि वो हिंदुस्तान में सियासत करते हैं, वो NGO क्यों आने देते हैं? तीसरा जाती कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर लेती, ठीक सर, उनका मिजाज मिलता है। मैं मिला भी हूं एक दफा। दे थिंक सिर्फ फंडिंग की जो वो लाइंस होती हैं कि यही करना है, उसके मुताबिक बोलते हैं वो लोग। जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। फौद हलीम साहब और शुभरास्ता, माफी आपसे आपके पास ब्रेक के बाद आऊंगा, लेट आया उसके लिए माफी। छोटा सा ब्रेक के बाद लौटूंगा। शुभरास्ता और फौद हलीम साहब के पास छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।
असल में ये नौबत इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अभी तक रूस की ओवरफ्लाइट फी यानी उस देश की एयर स्पेस के इस्तेमाल के लिए जो पैसे देने होते हैं उसे नहीं चुकाया है। इसी वजह से पाकिस्तान के विमान को ओवरफ्लाइट क्लियरेंस नहीं मिली, जबकि किसी दूसरे देश की एयर स्पेस या वहां के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए ओवरफ्लाइट क्लियरेंस लेना जरूरी होता है। लेकिन पैसे नहीं चुकाने की वजह से रूस ने अपने एयर स्पेस में पाकिस्तान के विमान की एंट्री पर रोक लगा दी, जिसके बाद उसे रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस्लामाबाद से टोरंटो जा रहे PIA के विमान को दूसरे रूट से जाना पड़ा। और बात जंगल में आग की तरह फैली, जिससे पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती उठानी पड़ी, क्योंकि रूस के मना करने के बाद उसे अपने विमान को कराची बुलाना पड़ा और फिर वहां से उसे रूस की जगह यूरोप के देशों की एयर स्पेस से होते हुए टोरंटो भेजा गया, जिसके लिए ईरान, तुर्की और यूरोप के रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी वजह से न सिर्फ दूरी बढ़ी बल्कि पाकिस्तान को ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़े। ये घटना 17 जून की बताई जा रही है और जिस वक्त ये सारा बखेड़ा हुआ उस वक्त PIA की उस फ्लाइट में 250 से ज्यादा पैसेंजर मौजूद थे, जो विमान के कराची लौटने के बाद काफी घबरा गए थे। हालांकि इसके पीछे पाकिस्तान की यह दलील है कि रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से पैसा ट्रांसफर करने में दिक्कत आ रही है और इसी वजह से उसे विमान को रूस की एयर स्पेस की जगह दूसरे रास्ते टोरंटो भेजना पड़ा। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वहां महंगाई बेकाबू हो गई है, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। लोगों को बुनियादी चीजें, दूध और सब्जियों के लिए भी जरूरत से ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत वहां की करेंसी में 234 रुपए पर पहुंच गई है और 1 लीटर डीजल की कीमत 263 पाकिस्तानी रुपए को पार कर गई है। मतलब यह कि आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान में महंगाई की वजह से हाहाकार मचा है और इसी वजह से वहां के लोग बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार आर्थिक संकट से निपटने के लिए रोजाना अलग अलग फैसले ले रही है, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार को कुछ भी नहीं सूझ रहा। अभी कुछ दिन पहले ही शहबाज शरीफ सरकार के एक मंत्री ने लोगों से चाय कम पीने की अपील की थी, क्योंकि चाय का इंपोर्ट करने के लिए सरकार को 6000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की जरूरत थी, जिसके लिए भी पाकिस्तान को दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ता। और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए वहां के मंत्री ने लोगों से दिन भर में 2 कप चाय कम पीने की अपील कर दी थी, ताकि उसे चाय के आयात करने की जरूरत ना पड़े। जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने खुद अपनी ही सरकार को आड़े हाथ ले लिया था। वहां के लोगों का आरोप है कि सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत ऐसी हो गई है कि सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही लाखों करोड़ों के कर्ज तले दबा हुआ है। चुनाव हार गया होता तो कोई ये सवाल पूछता नहीं, 2007 का हार गया होता तो कोई पूछता नहीं। सत्य सोने की तरह बारा है, चमकता हुआ बारा है तो आनंद ही होगा। Who was the driving force? Sonia Gandhi and the Congress Party. इको सिस्टम भी इतना मजबूत था कि धीरे धीरे झूठ को ही सब सत्य मान लिया। सोचिए 20 साल एक झूठ बुना गया, 20 साल एक साजिश को स्थापित करने के लिए एक इकोसिस्टम ने एक एजेंडा चलाया गुजरात दंगे को लेकर कि एक दंगा, एक साजिश, तमाम चीजें चलाई गई। नानावटी आयोग, SIT और सुप्रीम कोर्ट ने भी जब यह कह दिया कि झूठे खुलासे करने वाले पर कार्रवाई की जरूरत है, गलत जानकारी दी गई, डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज किया गया, कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग करने में शामिल सभी लोगों को कटघरे में खड़ा होना चाहिए, जिसके बाद तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया गया। बीजेपी का आरोप है कि तीस्ता नहीं, इनकी प्रेरक सोनिया गांधी और तीस्ता सीतलवाड़ को बेसिकली उनके NGO को कांग्रेस पार्टी ने 1.5 करोड़ के आसपास का ये राजनीतिक आरोप लगाया गया। उसी पर हम बहस कर रहे हैं। हम लोग जर्मनी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 समिट अटेंड कर रहे हैं, हम लोग वहीं पर हैं। मैं अब शुभ रास्ता आपके पास और फौद अलीम आपके पास आऊंगा। एक कमेंट पहले शुभ रास्ता आपके पास आ रहा हूं। आपको भी लगता है कि बिना पॉलिटिकल बैकिंग के 20 साल इतना बड़ा झूठ और एजेंडे को अगर पनपाया गया, ये बिना पॉलिटिकल पैट्रोनेज या राजनीतिक संरक्षण के संभव था? शुभ रास्ता। अमन जी, 2-3 बातें हैं जी, 2-3 बातें हैं। इसको मैं बिना पॉलिटिकल पेट्रनेज के मान लेती, मैं क्या देश का हर नागरिक मान लेता।
अगर तीस्ता सेतलवाड़ को पुरानी सरकार में किसी तरीके का कोई पोजीशन नहीं मिलता। मैं आज जानना चाहती हूं, बहुत अदब से पूछना चाहती हूं आलोक जी से, हालांकि वो बेअदबी से बात करेंगे क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ताओं की यह आदत हो गई है, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही विनम्रता से पूछना चाहती हूं उनसे, तीस्ता सेतलवाड़ ने हमारे देश के राष्ट्र निर्माण में ऐसे कौन से 5 काम कर लिए कि उनको एनईसी का मेंबर बनाया गया? उसके अलावा मैं पूछना चाहती हूँ, उनके एनजीओ का मैं भी वही देख रही थी, मैं वेबसाइट चेक कर रही थी, मैं न्यूज़ रिपोर्ट्स देख रही थी, मैं प्रेस रिलीजेस देख रही थी, मैंने तो कहीं नहीं देखा कि तीस्ता सेतलवाड़ के मुंबई वाला जो घर है वो उनको उनकी पैतृक संपत्ति थी, ऐसा प्रेस रिलीज नहीं हुआ। तो अगर कांग्रेस के प्रवक्ता तक को ये जानकारी है कि तीस्ता सेतलवाड़ की पर्सनल संपत्ति कितनी है, ये बहुत कुछ कह जाती है। पॉलिटिकल पेट्रोनेज है या नहीं, इसी बात से मालूम चलता है। मेरा सिंपल सा कहना है अमन जी, 2002 में मैंने 10th का एग्जाम भी नहीं दिया था, तब से लेकर के ये कंट्रोवर्सी आज तक ड्रैग होती रही। आज जब सच सामने आया है तो कुछ लोगों में बौखलाहट क्यों है? अगर वो सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पे केस किया जाना चाहिए, ये बात सच है, ये बात मैं भी बीजेपी को कह रही हूं कि अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं तो देश का एक नागरिक जो कि कई मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन करती है, मैं कह रही हूं कि अगर आपके पास पुख्ता सबूत हैं तो सोनिया गांधी को खींचकर कोर्ट ले जाइए। लेकिन अगर ये आरोप लगाए जा रहे हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ जो कारण दिख रहे हैं वो मैं एक नागरिक होने के नाते भी बता रही हूं। मुझे एक एग्जाम्पल दीजिए अमन जी, इस सरकार में भी बहुत लोग विरोध करते होंगे कांग्रेस का, क्या आपको कुछ वैसे लोग दिख रहे हैं जिन्होंने राइट्स जैसा आक्षेप लगा दिया हो सोनिया गांधी पे, राहुल गांधी पे, या किसी भी अभी जो वर्तमान कांग्रेस में बड़े बड़े नेता हैं उन पे लगा दिया हो और वो निकल गए हो? उनको तो हर चीज प्रूव करनी पड़ जाती है। राजीव गांधी का आधिकारिक बयान तक पे प्रूव करना पड़ जाता है कि नहीं वो उन्होंने नहीं किया, आप उनके स्टेटमेंट को ऐसे वैसे बोल रहे हैं। लेकिन यहां पर तो मैं तो जानना चाहती हूं कि गुजरात में जो कुछ भी 2002 में हुआ, बहुत ही भयानक दुर्घटनाएं हुई गुजरात में, उसका केंद्र क्या था? और उस केंद्र के बाद आप मोदी जी के 5 स्पीचेस बताइए जिसमें उन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया हो। यहां तो देश का सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है बड़ा पेड़ गिरता है तो फिर धरती में भूचाल आता है। किस तरीके की बात कर रहे हैं अमन जी? मैं अंतिम सवाल फिर से दोहराती हूं ताकि ये जो भी विचलन है तर्कों से विचलन ना हो। तीस्ता सेतलवाड़ के 5 ऐसे काम गिनवाए राष्ट्र निर्माण के कि मेरे जैसे टैक्स पेयर ने वैसे लोगों को पाल करके रखा है 20 साल, सरकारी पैसे पे पले हैं वो लोग। मैं जानना चाहती हूं, और ये कांग्रेस चूंकि इतना समर्थन कर रही है तीस्ता का, तो कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं, और अगर नहीं बता सकते तो 2 दिन का समय लें, होमवर्क करें और एक प्रेस रिलीज जारी करें कि आखिर तीस्ता के पीछे क्यों खड़े हैं ये लोग। अगर एनजीओ चलाती हैं, एक नॉर्मल एनजीओ चलाती हैं, दुनिया में बहुत देश में बहुत सारे एनजीओ चलते हैं, हर एनजीओ के पीछे तो मैं नहीं देखती कि कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हो। कांग्रेस है, ये आरोप है। अब तीस्ता के पीछे कांग्रेस है या नहीं है तो आरोप है, लेकिन हाँ, दिग्विजय सिंह जरूर कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है इसलिए तीस्ता को गिरफ्तार किया गया। जो आलोक जी जो सवाल है, राष्ट्र निर्माण में तीस्ता सेतलवाड़ के 2 या 3 योगदान जिसकी वजह से उन्हें एनएसी का मेंबर बनाया गया, कोई 1 या 2, अगर कोई एक ही योगदान अगर कोई हो तो तीस्ता सेतलवाड़ जी का, जिनको पद्म सम्मान भी बाद में दिया गया। मुझे लगता है मैंने मकान के मामले में भी सबसे पहले कहा, मैं व्यक्तिगत किसी की जानकारियों को उजागर नहीं करता हूं, लेकिन शुभ्रात्सा जी को बता दूं, मैं तीस्ता सेतलवाड़ जी के जो दादाजी थे वो स्वतंत्र भारत के प्रथम अटॉर्नी जनरल भी रहे। पहले मैं ये तीस्ता के का कोई वकील नहीं हूं, ना मुझे कोई तीस्ता से कोई लेना है, ना मुझे कोई देना लेना है उनसे, ठीक है। दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, आरोप तो बहुत लगे थे, 100 करोड़ रुपए हाथरस के दंगे भड़काने के लिए आया था, न्यूज 18 ने ब्रेकिंग न्यूज चलाई थी, उसका क्या हुआ? दिशा रवि की टूल किट पे हाई कोर्ट ने क्या कहा याद होगा? अभी पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो दंगे हुए थे शुक्रवार को, इसमें पाकिस्तान से पैसा है। एक मिनट सुनिए ना जरा, अब सुनिए ना भाई, आप गोल पोस्ट चेंज मत कीजिए, मैंने आपके एक सवाल का उत्तर दूंगा। मैं आपके मैं एक सवाल का उत्तर दूंगा। आप न्यूज 18 से सवाल अरे सुनिए ना भाई, अरे भाई सुनिए ना भाई, वो गिना रहे, उत्तर दे रहा हूं तो बोलने नहीं देंगे, दो लोग बीच में बोलेंगे। योगदान राष्ट्र निर्माण में तीस्ता सेतलवाड़ का वकील नहीं हूं, बोल रहे हैं आलोक जी, बोलिए। राष्ट्र निर्माण में तीस्ता सेतलवाड़ का वकील नहीं हूं, पहली चीज योगदान। अरे भाई सुनिए ना भाई जरा, नहीं पद्म सम्मान तो दिया ही था ना सर। मैं कह रहा हूं, मैं तीस्ता सेतलवाड़ का मैं कोई वकील नहीं हूं। अवार्ड क्यों दिया गया? सरकार इनकी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनका है, किसने पैसा दिया किसने पैसा नहीं दिया। घबरा नहीं रहा मैं, घबराने वाला तो हुई नहीं मैं, घबराई तो बीजेपी हुई है। ईडी सीबीआई के नोटिस भेज के लोकतंत्र को जिंदा कर रही है, घबरा मैं नहीं रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं,
जब किसान आंदोलन हुआ तो कनाडा से और पाकिस्तान से पैसा आया था, बीजेपी को कितना मिला उसमें? सीए से का जब आंदोलन हुआ तो पाकिस्तान से पैसा आया था केंद्रीय। अरे भाई मैं कह रहा हूँ आपकी सरकार है, निकाल दीजिए। इधर नहीं जाते भाई अवार्ड को कांग्रेस ने तो कांग्रेस ने अपने घर से तो नहीं दे दिया था। सुनिए ना भाई, एक मिनट वही कह रहा हूँ मैं, 5 लोग बैठेंगे। अरे बोलने तो दो भाई, मुझे बोलने तो दो। हाँ आलोक जी, नहीं देंगे मुझे। नहीं आप बोलते हैं ना तो आप कहीं और जा रहे हैं, पॉइंटेड रहते हैं, पॉइंट पे रहते हैं। आलोक जी नहीं पूछने नहीं, आप जवाब देने आए हैं सर, पूछने नहीं आए, मैं जवाब देने आया, मैं सवाल ले रहा हूँ। बिल्कुल जी जी ऐसा करते हैं आलोक जी 2006 में उनको पद्म सम्मान दिया गया, 2007 में उनको पद्म सम्मान दिया गया। आलोक जी 2006 में भी उनको एक प्रतिष्ठित पालखी वाला पुरस्कार दिया गया था, वो एनएसी की मेंबर थी आलोक जी, और साथ ही उनको राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, वो सारी चीजें दी गई। तो आलोक जी बस ये सवाल ये है जो शुभ्रास्ता जी ने पूछा, आराम से हम बात कर सकते हैं बिना लड़े। सवाल ये कि उनके राष्ट्र निर्माण में कोई एक या दो योगदान आलोक जी जिस वजह से उनको पद्म सम्मान से नवाजा गया, एक योगदान तीस्ता जी का, एक जी सुनिए बात, सुनिए ना मेरी बात भाई। अवार्ड सरकार देती है, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सरकार इनकी है। अवार्ड क्यों दिया गया पूरी रिपोर्ट होगी, उसको निकलवा लीजिए ना आप लोग। कांग्रेस ने अवार्ड नहीं दिया था, सरकार ने दिया था, सरकार इनकी है। अवार्ड निकलवा लीजिए क्या क्या चीजें थी। मैं तीस्ता सीतल वार्ड का वकील नहीं हूं, पहली चीज। दूसरी चीज अब मैं पूछ रहा हूं, 20 साल हो गए, अगर तीस्ता सीतल वार्ड ने कांग्रेस से पैसा लिया था तो अब तक सोनिया गांधी हमारे खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं? यार मुद्दे की बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? जबरदस्ती लेफ्ट राइट क्यों भगाते हैं टॉपिक को? तो सुप्रीम कोर्ट कुछ कहेगा, डेफेमेशन सूट आप ठोक दीजिए ना, इन पर आरोप लगा रहे हैं क्या सरकार? ये बीजेपी वालों पर डेफेमेशन सूट आप ठोक दीजिए। सुनिए ना भाई, ये आप पर आरोप लगा रहे हैं। अरे भाई मुझे लगता है आप इन पर केस कर दीजिए, अगर आरोप झूठा है तो इनका। सोनिया गांधी जी के लिए क्या क्या नहीं कहा गया वो हमने भी देखा है, लेकिन मैं केवल एक सवाल पूछ रहा हूं कि अगर तीस्ता सीतलवाड़ को कांग्रेस ने पैसा दिया था तो उसको सबूत दे दें मुझे कि वो पैसा इस तरह से गलत यूज हुआ। दूसरा मुझे सबूत दे दें कि पिछले 8 वर्षों में मोदी जी के पास क्या समय नहीं था कि वो कोर्ट से क्लीन चिट ले लेते? 20 साल क्यों लगे? सैकड़ों लोग जेल में क्यों हैं? अब एक मिनट आगे बढ़ेंगे, अब ये एक मिनट, अब आगे की बात करते हैं, एक काम करते हैं, अब एक आगे की बात करते हैं, अब एक आगे की बात कांग्रेस के एजेंडे पर काम कर रहे थे। आलोक जी अब आगे की बात करते हैं। अब 20 साल बाद क्या आलोक जी, मेरा आपसे सवाल है, अब गुजरात दंगा, एक साजिश, मौत का सौदागर, वो सब अब खत्म हो गया? अब वो बोगी अब खत्म, अब वो खत्म चीज है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? क्या ये मान सकता हूँ आज के बाद अब आप ये जिक्र नहीं करेंगे मौत का सौदागर, गुजरात दंगा, ये सब है ना आलोक जी? नहीं, मुझे लगता है दंगे हुए ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि दंगे हुए ही नहीं थे। कांग्रेस जबरदस्ती कोर्ट में, जो कांग्रेस की सरकार थी उसने एसआईटी बनवाई, जो भी कुछ हुआ, दंगे हुए ही नहीं। ये 400 लोग जो थे ये बिल्कुल डोंट मिसकोट सुप्रीम कोर्ट। मैं कह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, पढ़ लीजिए ध्यान से थोड़ा सा। मैं आई एम नॉट मिसकोटिंग, मैं तंज कस रहा हूं आपके ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि दंगे ही नहीं हुए थे। आप समझ नहीं रहे मेरी बात को। नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट पर तंज मत कसिए ना। कस रहा हूं आप सुप्रीम कोर्ट पर तंज मत कसिए आप। मैं तंज कस रहा हूं। सरकाज़म सर सुप्रीम कोर्ट पर नहीं तंज कस रहा हूं मैं। जो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं मैं उन पर तंज कस रहा हूं। आपने सवाल पूछा, मैं आप पर तंज कस रहा हूं। 500 लोग जेल चले गए पर दंगे तो हुए ही नहीं सर। मैं तो सुप्रीम कोर्ट का आधार बनाकर कर रहा हूं। वो तो पाकिस्तान से पैसा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई कि दंगा साजिश नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके ये गलत गवाही दी गई फॉल्स डॉक्यूमेंट्स के जरिए, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी आलोक जी। खैर चलिए, आप नहीं मानेंगे, पूरी आप नहीं मानेंगे। पुलिस मिली हुई थी, सरकार मिली हुई थी, मुख्यमंत्री मिले हुए थे, अभी भी थी। मुख्यमंत्री का क्या दायित्व आप नहीं था? ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी आप कह रहे हैं। धर्म अटल बिहारी वाजपेयी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद भी कह रहे हैं। जो मेरे सवाल थे क्या उनका सवालों का जवाब मिल गया? क्या सुप्रीम कोर्ट ने मॉडर्न डे का नीरो नहीं कहा मोदी जी को? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद नहीं कहा था। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद कुछ बचा है क्या आलोक जी? वो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी या मेरी थी? वो कोर्ट से बड़े हैं क्या? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी या मेरी थी? तो सुप्रीम कोर्ट कोडनानी जेल में चली गई, वो कांग्रेस ने भेज दी क्या? आगे बात ही नहीं। सरकार किसकी थी? एसआईटी किसने बनवाई? सर रफाल वाले केस में भी हुआ था जब राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में। याद है ना जब चौकीदार चोर है सुप्रीम कोर्ट ने कहा, फिर राहुल गांधी जी को माफी मांगनी पड़ी थी। राफेल में तो इस सुप्रीम कोर्ट एंड है सर, उसके ऊपर कुछ नहीं है। सीबीआई कार्यालय को 2 बजे रात को 2 बजे
दिल्ली पुलिस ने सीबीआई के कार्यालय को घेर लिया था, याद होगा ना आपको। यही लोकतंत्र है हिंदुस्तान में। तोहिन सिन्हा, अगर आपके पास इस तरह का कोई आरोप है, कोई अगर इस तरह के सबूत हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 1.5 करोड़ के आसपास पैसा दिया और उन 1.5 करोड़ का दुरुपयोग एंटी इंडिया, एंटी मोदी के लिए इस पैसे का इस्तेमाल हुआ, तो आप लोग कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं? ये आलोक जी का सवाल है। तोहिन सिन्हा जी, फाइनेंशियल करप्शन की बात जहां तक आती है तीस्ता सेतलवाद के ऊपर या कांग्रेस, वो तो एक पहलू हो गया, लेकिन उससे बड़ा आरोप क्या लगाता नहीं रोकेंगे अमन जी इनको, सेतलवाद के कारनामों को कांग्रेस की अमन जी नहीं रोकेंगे इनको, अलग करके नहीं देखा जा सकता। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अमन जी आपने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर ले लीजिए ना। बैलेंस बिल जो सबसे खतरनाक आपने दिया कि मेरे सवाल को उत्तर आलोक जी, वो तीस्ता सेतलवाद जो है, शी वॉज एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द कमिटी जो वो डिजाइन कर रही थी। तो कांग्रेस के मंसूबे तो ऐसे थे तीस्ता सेतलवाद को लेकर कि अगर वो बिल आ जाती तो आज देश किसी और दिशा में चला जाता। तो फाइनेंशियल करप्शन तो बहुत छोटी सी बात है और स्वाभाविक है कि फाइनेंशियल लेन देन हुए होंगे, तभी वो तीस्ता सेतलवाद को इतना महत्व दे रही थी। लेकिन बहुत सारी चीजें खुलने में और समय लगेगा, सबूत आएंगे, आप पेशेंस रखिए। वो सारी चीजें जो हम कह रहे हैं, 10 साल सरकार केंद्र में हो गई, 22 साल से सरकार गुजरात में है, अभी भी समय लगेगा इनको। तारिक फतेह, एक मिनट आलोक जी, आपकी रनिंग कमेंट्री जरूरी है क्या पीछे से? वो आपके बीच में नहीं बोले ना, आपकी रनिंग कमेंट्री जरूरी है क्या पीछे से? वो आपके बीच में नहीं बोले, उनको बोलने दीजिए ना। तो इन सिन्हा टर्न का वेट कर रहे थे, अब आपके बीच में एक शब्द नहीं बोले, तो आपने मेरे सवाल का जवाब दे दिया। क्या राजीव गांधी जिम्मेदार सिख नरसंहार के लिए? क्या राजीव गांधी जिम्मेदार, क्या स्वर्गीय राजीव गांधी जी जिम्मेदार सिख नरसंहार के लिए? हाँ या ना बताइए। अगर जिम्मेदार आप लोग मानते हैं या कोई मानता है तो आज तक कोर्ट में क्यों नहीं गया? नहीं, अगर या मगर क्या होता है भाई? बस तो फिर वही तो मैं कह रहा हूं, अगर मगर की बात जो गुजरात दंगों में गांधी जी जिम्मेदार मुख्यमंत्री के लिए 20 साल साजिश को स्थापित किया गया। अरे वाह भाई वाह, सिख दंगों में गजब है। अगर आपको लगता है नहीं भाई, सरकारी और दरबारियों को लगता है तो अभी तक कोर्ट क्यों नहीं गए? ये सरकार क्यों नहीं गई कोर्ट में? कैसे नेता है, कैसे प्रवक्ता है, कहां? आलोक जी, मुश्किल होता है कभी कभी इंडिफेंसिबल को डिफेंस भाई उसको बचा। हम लोग कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर बैठते हैं, आवरण पहन के नहीं बैठते हैं। शुभ्रास्ता चलिए, शुभ्रास्ता एक मिनट बोल लीजिए, ठीक है ना? एक मिनट आलोक जी, एक मिनट, पर्सनल नहीं होते हम, आवरण कौन बैठ के बैठा कौन, ये सब नहीं। शुभ्रास्ता आप बोल लीजिए, उसके बाद कैसे प्रवक्ता है, जब पर्सनल होंगे तो सुनना पड़ेगा भाई। भाई सुनने तो देना। कौन पर्सनल हो रहा है आपके साथ? कौन पर्सनल हो रहा है आपके साथ? लगातार बिल्कुल ही ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल वस्तुनिष्ठ सवाल पूछा गया, आपने जवाब दिया नहीं। उसकी जिम्मेवारी क्या हमारी है? आलोक जी ने, अमन जी ने सवाल पूछा, आप सरकार में बैठकर पकौड़े तल रहे हैं, उसको अवार्ड क्यों मिल गया, इसको अवार्ड क्यों मिल गया? तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ अगर सबूत थे तो 20 साल से उसके 20 साल से वो बाहर क्यों है? फिर वो टैक्स पेयर मैं हूं, मैं पूछ रहा हूं मैं। देश के नागरिक सरकार आपकी है, सरकार आपकी है भाई, सरकार आपकी है, सरकार आपकी है, 500 काम कर सरकार आपकी है, पूछ लीजिए ना। किसी एक एनजीओ इनके नीचे लिख दिया कीजिए भाई, एक महिला, राजनीतिक विश्लेषक मत लिखा कीजिए। शर्मा, आप जवाब मत दीजिए, एक महिला लिख दिया कीजिए इनके नाम के नीचे। जाते हैं आप लोग, और हर चुनाव हारते हैं आप लोग, हर चुनाव इसीलिए हारते हैं क्योंकि आप लोग चुनाव जीतना ही लोकतंत्र नहीं होता। संवैधानिक संस्थाओं को बंधक बना के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को बंधक बना के चुनाव जीतना लोकतंत्र नहीं होता है। डिबेट करवाइए, मैं इसीलिए कांग्रेस वालों के साथ नहीं बैठती, यही कारण है कि मैं नहीं बैठती। आलोक जी, हम आवरण वालों के साथ बुनियादी सवाल है। आलोक जी, मैं आपसे, आलोक जी बुनियादी सवाल है, कैबिनेट से बाहर कीजिए। आलोक जी बुनियादी सवाल है, क्या का इस्तीफा मांगा था? ऐसे नहीं, ऑडियो बंद, ऐसे नहीं, बस एक मिनट आलोक जी, एक मिनट, एक करके बोले थे, टाइम कम है, तारिक फतेह के पास भी जाना है। शुभ्रास्ता आप बोलिए, फिर मैं तारिक फतेह, फिर आलोक जी आपके पास वापस आऊंगा, ये दोनों आपके बीच में नहीं बोलेंगे, आई विल मेक श्योर। शुभ्रास्ता पहले अब आप बोलिए। हाँ बोलिए, प्लीज शुभ्रास्ता बोलिए, आप प्लीज बोलिए। 10 सेकंड का समय लेना चाहती हूँ अमन जी। क्या मैं पूछना चाहती हूँ, मैं न्यूज 18 से पूछना चाहती हूँ, चूंकि आप एंकर हैं, आपके माध्यम से पूछना चाहती हूं, क्या आलोक शर्मा सरीखे कांग्रेस के प्रवक्ताओं को पता नहीं होता कि मैं डिबेट में आ रही? क्यों आते हैं डिबेट में? क्या इनको पता नहीं होता? अगर ये कहते हैं कि आप एजेंडा, अमन चोपड़ा एजेंडा चला रहे हैं, क्यों आते हैं एजेंडा में बैठने? क्यों आते हैं? दर्शकों का समय नाश करने आते हैं या अपना एजेंडा चलाने? सुप्रीम कोर्ट एजेंडा चला रहा है क्या? नहीं है तो मत दीजिए जवाब, लेकिन तो आरोप आप सुप्रीम कोर्ट पे भी लगेगा कि सुप्रीम कोर्ट भी एजेंडा चला रहा है। तारिक फतेह साहब, तारिक फतेह, वही सवाल जो मैं पहले लेकर गया था, आलोक जी आपके पास आऊंगा। एक भी नहीं बता पाएंगे।
देखें, वही सवाल, बुनियादी सवाल डिबेट में अब से लेकर अब तक, कि क्या योगदान रहा तीस्ता सिंह तलवार को कि उनको एनएसी का मेंबर बनाया गया, उनको राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार दिया गया, पद्म सम्मान दिया गया, नानी पालखीवाला पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और जो बिल भी आना था कम्युनल वायलेंस उस कमेटी में भी वो थी। तो ये मेहरबानी जो थी वो क्या वजह थी, नंबर एक। नंबर दो, अगर मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जिम्मेदार, तो फिर सिख दंगों के लिए फिर क्या राजीव गांधी जिम्मेदार? ये बुनियादी सवाल हैं आलोक जी, हम आराम से बात करके सवाल जवाब ले सकते हैं मेरे ख्याल से। मैं आपके पास आऊंगा आलोक जी, पहले तारिक फतेह फिर वही सवाल। आपको लगता है जो एंटी इंडिया इमेज थी वर्ल्ड ओवर मोदी के खिलाफ, उनका वीजा अमेरिका, वो सारी चीजें हमने देखी थी, वो अब खत्म हो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और पता लग गया इट वाज ऑल ए कॉन्स्पिरेसी, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी? देखिए, वेदर इट इज कॉन्स्पिरेसी और नॉट, वो बात छोड़िए, ये सामने बात आती है कि लोगों को, कुछ हमारे हिंदुस्तानी भाई बहनों को हजम नहीं हो पा रहा है। मैं कैसे कहूं कि एक चाय वाला G7 के अंदर बैठा हुआ है और दुनिया का कोई मुल्क नहीं इनवाइट किया जाता, एंड नरेंद्र मोदी सिटिंग देयर विद द G7, कोई और मुल्क नहीं बुलाया गया, किसी से पूछा नहीं गया, नरेंद्र मोदी से पूछा जा रहा है कि बाकी डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ क्या होना चाहिए रिलेशनशिप। क्या दिस इज हिज फॉल्ट? मैं आई वुड वोट फॉर बीजेपी, मैं लेफ्ट ऑफ सेंटर मेरे ख्यालात हैं, लेकिन एक हिंदुस्तान की एक अकम्पलिशमेंट है, उसको बजाय देख के कि खुशी हो, लोगों को नाराजगी हो रही है। मतलब क्या चाहिए? हर चीज, हर लिहाज से हिंदुस्तान की इज्जत इस वक्त दुनिया में वहां है जहां कभी नहीं थी। जो दुत्कार के अलग रख देते थे कि यहाँ तो तारिक फतेह, एक मिनट बीच में टोक रहा हूं, सॉरी तारिक फतेह, असल में जो हाल में भी हुआ, जो अरब कंट्रीज के साथ जो विवाद हुआ, इसकी बुनियाद में 2002 गुजरात दंगा, मतलब इंडिया में मोदी के नेतृत्व में मुसलमान खतरे में है, एंटी माइनॉरिटी इमेज इंडिया की, जिस वजह से मतलब ये जो प्लैंक था पूरा 20 साल का, वो टूट गया। हाँ ना, सामने नजर आ रहा है आपके टूटते हुए कि मुसलमान को बोलने का हक है। अरे कतर में बोल के तो बताइए, पाकिस्तान में नहीं बोल सकता कोई? बांग्लादेश के अंदर मुसीबत है, जिधर जाइए मुसलमान का मुंह बंद करके रखते हैं सिवाय हिंदुस्तान के, और वहां के भी लीडर कहें कि मुसलमान के साथ ज्यादती हो रही है। अरे कुछ खुदा का खौफ करो भैया, सच तो बोलना सीखो। अगर मुसलमान हो, एक जगह है जहां तुमको वोट देने का हक है, शादी करने का हक है, हर चीज का, जैसी जिंदगी चाहो, चांद देखो ना देखो, ईद मनाओ, रमजान करो, नमाज पढ़ो, मस्जिद बनाओ। अरे मंदिरों पे मस्जिद बना दी, उसके बावजूद चैन नहीं आ रहा। क्यों ऐसा है? और क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं हिंदुस्तान के मुसलमान ये दंगा फसाद में? मेरा कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, आप देखिए ये हर जगह दे गेट यूज, और वो वोट बैंक का चक्कर है। अरे अपने वोट की कदर उस वक्त होनी चाहिए कि इसी इशू पे क्या पर्सपेक्टिव है, ये नहीं कि हमारा ये ट्राइब है, इसका वोट ले लो। दिस इज नॉट व्हाट वी आर अबाउट। ठीक, आलोक जी मुझे वाइंड अप करना है, लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे आलोक जी, जो दिग्विजय सिंह ने कहा, मेरा सवाल, अगर आप लोग तीस्ता सिंह तलवार के साथ नहीं थे, कांग्रेस पार्टी पीछे नहीं थी, तो क्या तीस्ता सिंह तलवार की गिरफ्तारी का विरोध आप नहीं करते हैं? क्या तीस्ता सिंह तलवार की गिरफ्तारी का कांग्रेस पार्टी विरोध करती है, हाँ या ना? आलोक जी फिर से बहुत सीधा सा सवाल पूछा है, अगर आप जवाब दे पाए बिना घुमाए। गिरफ्तारियां, देखिए मुझे लगता है कि गिरफ्तारियां तो राजद्रोह के मामले में 8000 से ज्यादा हैं, हम तो उनका भी विरोध करते हैं। लेकिन मैं तारिक फतेह साहब से कहूंगा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए सर्टिफिकेट ना बांटें। दूसरी चीज, 89% मॉल न्यूट्रिशन है हिंदुस्तान में, भूखमरी के इंडेक्स में नीचे चल गए हैं। डंका कहां बज रहा है, क्यों बज रहा है? जापान में किस तरह से तमाम लीडर्स ने देश के प्रधानमंत्री को इग्नोर किया था, वो भी विश्व ने देखा था। लेकिन की गिरफ्तारी सही या गलत? मैं चाहूंगा कि उनका सम्मान हो हमेशा, लेकिन इस तरह से करना कि G7 में आज तक कोई गया ही नहीं था। तीस्ता की गिरफ्तारी सही या गलत? आलोक जी, कोई गया ही नहीं था। तीस्ता की गिरफ्तारी सही या गलत? ये टैक्स पेयर, तीस्ता की गिरफ्तारी सही या गलत? ये तो न्यायालय तय करेगा, न्यायालय तय करेगा। आप लोगों ने कन्हैया के लिए भी कहा था। चलिए फिर दिग्विजय सिंह क्यों विरोध कर रही है? चलिए दिग्विजय सिंह विरोध कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह विरोध कर रहे हैं, 100 बात की एक बात